हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। मैं आज सुबह अपनी चाय पी रही थी यहाँ इस कैफे में, और आसपास इतने सारे लोगों को देखकर ना एक अजीब सा ख्याल आया। मतलब कैसा ख्याल? हम रोज लोगों से मिलते हैं, राइट? ऑफिस में या लाइक सोशल सर्कल्स में, पर उनके दिमाग के डार्क कॉर्नर्स में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। कौन किसी को कैसे सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है ये तो बस एक मिस्ट्री है। ये तो है। हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया के सबसे ब्रिलियंट और हार्ड वर्किंग लोग अक्सर पावर की रेस में हार जाते हैं, और जो लोग उनका काम चुराते हैं या मैनिपुलेट करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। क्यों यार, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पावर और ताकत का ना मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली आज की चर्चा बिल्कुल इसी बारे में है, सत्ता, ताकत और इंसान की डार्क साइकोलॉजी के 48 नियमों पर। ओह वाओ, ये एक ऐसी डिस्कशन है जो ह्यूमन बिहेवियर का एक एकदम रॉ और अनफिल्टर्ड पर्सपेक्टिव देती है। राइटर ने एक कमाल की बात कही है कि पावर की दुनिया एक गेम की तरह है, जहां अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ स्ट्रैटेजी काम आती है। इट्स जस्ट फैसिनेटिंग। एग्जैक्टली। और इस गेम में ना कोई परफेक्टली गुड है ना बैड, सिर्फ सिचुएशंस और आपके रिस्पॉन्सेज हैं। अगर हम इन 48 नियमों की शुरुआत करें तो पहला नियम ही हमारी बेसिक कंडीशनिंग को चैलेंज करता है। पहला नियम कहता है कि कभी भी अपने बॉस से ज्यादा शाइन मत करो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। वेट, व्हाट? नो वे। बचपन से तो हमें यही सिखाया जाता है ना कि हमेशा अपना बेस्ट दो, सबसे आगे रहो और अपने टैलेंट को शो ऑफ करो। अगर हम एक्सेल नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सही कहा, पर बचपन की बातें अलग हैं। रियल दुनिया का साइकोलॉजी और डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। ऑथर कहते हैं कि पावर इनहेरेंटली फ्रेजाइल होती है। जब कोई जूनियर अपने सुपीरियर को ओवरशैडो करता है तो मास्टर इनसिक्योर फील करने लगता है। ओ, उसका ईगो हर्ट होता होगा। बिल्कुल। गैलीलियो का ही उदाहरण ले लो। जब उसने जुपिटर के मून्स डिस्कवर किए तो क्रेडिट खुद लेने के बजाय उसने उन मून्स को अपने मास्टर्स यानी मेडिसी फैमिली को डेडिकेट कर दिया। उसने ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई कि उसकी डिस्कवरी से मेडिसी फैमिली और ज्यादा ब्रिलियंट और पावरफुल दिखने लगी। अच्छा। हाँ, बदले में उसकी पोजीशन हमेशा के लिए सिक्योर हो गई। बेसिकली जिसके पास पावर है उसे हमेशा सुपीरियर फील कराओ। वाओ, मतलब अपनी काबिलियत को थोड़ा फिल्टर करके दिखाना पड़ता है ताकि बॉस का ईगो इन्फ्लेट होता रहे। ओके, पर अगर बॉस से बचना ही है तो इंसान अपने दोस्तों पर तो भरोसा कर ही सकता है ना? फ्रेंड्स तो सेफ जोन होते हैं। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। इसलिए दूसरा नियम कहता है कि दोस्तों पर कम भरोसा करो और दुश्मनों का इस्तेमाल करो। वेट, रियली? दुश्मनों का इस्तेमाल? मतलब दोस्त बहुत जल्दी एनवी यानी जलन महसूस करते हैं। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो दोस्तों को लगता है कि वो पीछे छूट गए। पर दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन जिसे आपने माफ कर दिया हो, वो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए दुगनी मेहनत करेगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। दैट इज डीप। पूरा पर्सपेक्टिव ही फ्लिप कर दिया यार। फ्रेंड्स के केस में एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है ना, इसलिए। ओके, दुश्मन को यूज कर लिया, पर अपने प्लान्स का क्या? आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे हर चीज ओवर शेयर करते हैं, लाइक बिग थिंग्स कमिंग लिखते हैं। और वही उनकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बन जाती है। तीसरा नियम साफ कहता है कि अपने इरादे छुपाओ, कंसील योर इंटेंशंस। अगर सामने वाले को आपका असल प्लान पता ही नहीं है तो वो खुद को डिफेंड कैसे करेगा? ट्रू ट्रू। रेड हेरिंग्स और स्मोक स्क्रीन्स क्रिएट करना आना चाहिए ताकि लोग कंफ्यूज रहें। और इसी से जुड़ा है चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलो, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अच्छा, सो चुप रहना एक डेलिब्रेट टैक्टिक हो सकती है, बट सोसाइटी तो एक्सट्रोवर्ट्स को रिवॉर्ड करती है ना, जो बहुत आर्टिकुलेट होते हैं। आर्टिकुलेट होना अलग बात है और ओवर कम्युनिकेट करना अलग। जितना ज्यादा इंसान बोलता है उतना ही वो ऑर्डिनरी लगता है और गलती करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ओह, आई सी। पावरफुल लोग अपने साइलेंस से इंटिमिडेट करते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला अनकंफर्टेबल होकर खुद गैप फिल करने लगता है और अपनी बातें रिवील कर देता है। इस साइलेंस के बेस पर एक औरत या आदमी अपनी इमेज बिल्ड करता है, जिसे पांचवा नियम प्रोटेक्ट करने को कहता है। रेप्यूटेशन जान से प्यारी है, उसको हर कीमत पर बचाओ। रेप्यूटेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। एक बार नाम खराब हुआ तो गेम ओवर। सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, रेप्यूटेशन पावर का फाउंडेशन है। एक सॉलिड रेप्यूटेशन से बिना लड़े ही जीता जा सकता है। एंशिएंट चाइना में चूको लियांग का केस देखो। उसने सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन के बल पर एक बड़ी दुश्मन आर्मी को डरा दिया था। वेट, कैसे? वो अकेले एक शांत शहर के गेट पर बैठा रहा और दुश्मन को लगा कि ये जरूर कोई मास्टर ट्रैप है, क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन एक ब्रिलियंट टेक्नीशियन की थी। दुश्मन आर्मी बिना अटैक किए लौट गई। वाओ,
दैट्स क्रेजी। और एक बार ऐसी रेपुटेशन सेट हो जाए तो छठा नियम अप्लाई होता है। हर कीमत पर अटेंशन पाओ, भीड़ में कभी मत खो जाओ, बी कंस्पिक्यूअस, लार्जर देन लाइफ। अच्छा, मतलब एक तरफ रूल 4 कहता है कि चुप रहो और रूल 6 कहता है अटेंशन ग्रैब करो। पैराडॉक्सिकल बट ब्रिलियंट यार। साइलेंस से मिस्टेक बनाओ और फिर अटेंशन खींचो। पर अटेंशन तो तब मिलती है जब कोई एक्चुअल काम करे। यहां सातवां नियम एक रियलिटी चेक देता है। काम दूसरों से करवाओ पर क्रेडिट खुद ले लो। अच्छा, ये तो बहुत मैनिपुलेटिव लग रहा है। आई मीन इट्स टोटली अनफेयर। जो मेहनत कर रहा है फल उसको मिलना चाहिए ना। मॉरल सेंस में अनफेयर जरूर है, पर दुनिया ऐसे ही काम करती है। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला का क्लासिक एग्जाम्पल देखो। टेस्ला एक ब्रिलियंट और हार्ड वर्किंग इन्वेंटर था जिसने दिन रात लैब में पसीना बहाया। हाँ, टेस्ला तो जीनियस था। पर एडिसन एक श्रूड बिजनेसमैन था। उसने टेस्ला की मेहनत और आइडियाज का इस्तेमाल किया, उनको आगे पैकेज किया, और हिस्ट्री एडिसन को एक महान इन्वेंटर के रूप में याद रखती है। दूसरों की नॉलेज और लेगवर्क को यूज करके टाइम बचाया जाता है और पावर का एक गॉड लाइक ऑरा क्रिएट किया जाता है। इट्स इनसेन। बेसिकली पावर गैदर करने के लिए अपनी एनर्जी कंजर्व करनी होती है ताकि जब सही वक्त आए तो आप रेडी हो। और इसी एनर्जी कंजर्वेशन से मुझे याद आता है कि किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि उन्हें अपने पास आने दो, राइट? एकदम सही। यही आठवां नियम है। लोगों को अपने पास बुलाओ और अगर जरूरत पड़े तो बेट यानी चारे का इस्तेमाल करो। जब ओपोनेंट तुम्हारे पास आता है तो वो अपनी टेरिटरी छोड़ता है और कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। आई मीन ये तो वैसी है जैसे देसी ट्रैफिक में हम देखते हैं किसी क्रॉस रोड पे अगर कोई आपसे बहस करने आए तो वहां उतर कर चिल्लाने से बेहतर है कि चुपचाप अपनी गाड़ी साइड से निकाल लो। सामने वाला अपने गुस्से में अपनी ही एनर्जी वेस्ट करेगा। बहस से सिर्फ ईगो हर्ट होता है। एंड दिस परफेक्टली टाइज इनटू द 9th रूल, राइट? अपने एक्शन से जीतो, बहस से नहीं। परफेक्ट एनालॉजी। आर्ग्यूमेंट से हमेशा सिर्फ एक पायरिक विक्ट्री मिलती है, यानी ऐसी जीत जिसमें आपका नुकसान उस जीत के फायदे से कहीं ज्यादा होता है। एक्शन खुद बोलना चाहिए। और जिस तरह आपने ट्रैफिक में टॉक्सिक सिचुएशन से बचने की बात की, वैसे ही 11वां नियम कहता है कि दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। ओह एब्सोल्युटली। मैं तो कहती हूँ इन इमोशनल वैम्पायर से आइसोलेशन मेंटेन करना ही बेस्ट है। वो आपका सारा टाइम और मेंटल पीस ड्रेन कर लेते हैं। पर किसी से दूर रहना एक बात है और किसी को अपने पास रोक के रखना दूसरी। 11वां नियम सिखाता है कि लोगों को खुद पर निर्भर यानी डिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंस का इल्यूजन ठीक है, पर असली फ्रीडम और पावर तब मिलती है जब मास्टर तुम्हारे बिना फंक्शन ना कर सके। ओह, लाइक उन्हें लगे कि वो इंचार्ज है पर एक्चुअली स्ट्रिंग्स आपके पास है। हाँ, ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रशियन किंग्स को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर दिया था कि वो राजा होने के बावजूद बिस्मार्क के बिना कोई स्टेट डिसीजन नहीं ले पाते थे। वाओ, वो बेसिकली सिस्टम का इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया था। पर किसी को इतना डिपेंडेंट बनाने के लिए उनका ट्रस्ट जीतना पड़ता होगा ना? और ट्रस्ट जीतने के लिए 12वां नियम काम आता है। चुनिंदा ईमानदारी से वॉर करो, सिलेक्टिव ऑनेस्टी। जब आप किसी एक छोटी चीज में बहुत ऑनेस्ट और सिंसियर एक्ट करते हैं तो सामने वाले के सारे गार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, वो आपको ट्रस्ट करने लगता है। बिल्कुल। एक बार उनका आर्मर खुला तो उनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो बेसिकली एक मॉडर्न डे ट्रोजन हॉर्स की तरह। आप ऑनेस्टी का कवर पहनकर अंदर एंटर करते हो। पर यार अगर सच में किसी पावरफुल इंसान से हेल्प चाहिए हो तब क्या करें? हम उसके पास जाके बोलेंगे प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। वहां 13वां नियम लगता है। मदद मांगते वक्त दूसरों के सेल्फ इंटरेस्ट की बात करो, उनकी दया पर डिपेंड मत रहो। इंसान नेचर से सेल्फिश है। अगर आप उसे बताओगे कि आपकी मदद करने में उसका क्या पर्सनल फायदा है तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। दैट मेक्स प्रैक्टिकल सेंस। उसके बाद 14वां नियम कहता है कि दोस्त बनकर जासूसी करो। इन पोलाइट सोशल एनकाउंटर्स इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछकर सामने वाले की हिडन वीकनेसेस और इंटेंशंस पता करो। इन्फॉर्मेशन इज पावर। और जब सारी वीकनेसेस पता चल जाएं और वो सामने वाला आपका दुश्मन निकले तो क्या करें? तब 15वां नियम अप्लाई करो। दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। क्रश योर एनिमी टोटली। यार आई डोंट नो मैन, क्या सच में दुनिया इतनी निर्दयी है? आई मीन किसी को टोटली क्रश कर देना थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? थोड़ी मर्सी भी तो रखनी चाहिए ना। ऐसे तो हम मॉन्स्टर्स बन जाएंगे। राइटर कहते हैं कि प्रैक्टिकली और हिस्टोरिकली देखा जाए तो मर्सी हमेशा बैकफायर करती है। अगर दुश्मन की आग की एक चिंगारी भी बाकी रह गई तो वो टाइम के साथ फिर से भड़केगी। आई गेस रिवेंज का साइकिल चालू रहता है। हाँ, वो रिकवर होगा और उसके अंदर का रिजेंटमेंट उसे पहले से ज्यादा खतरनाक बना देगा।
इसीलिए पावर मेंटेन करने के लिए बॉडी और स्पिरिट दोनों से उन्हें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने अपने दुश्मन हटा दिए और सोसाइटी में एक जगह बना ली, तब 16वां नियम आता है। अनुपस्थिति से अपनी इज्जत बढ़ाओ। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। ओह, डिमांड एंड सप्लाई का इकोनॉमिक्स। जो चीज हर वक्त अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो थोड़ा स्केर्सिटी क्रिएट करो ताकि लोग आपकी प्रेजेंस को मिस करें। बिल्कुल। और इस स्ट्रैटेजी को और स्ट्रांग बनाता है 17वां नियम, हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहो। या ये थोड़ा मुश्किल है, इजी करके बताओ, अनप्रिडिक्टेबल क्यों रहना है? हम तो जनरली रूटीन पसंद करते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन्स लव पैटर्न्स। देखो, इसको एक देसी क्रिकेट के उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक स्पिन बॉलर होता है, अगर वो लगातार एक ही पेस, एक ही लाइन और लेंथ पर बॉल डालेगा तो बैट्समैन सेट हो जाएगा, उसे पैटर्न समझ आ जाएगा और वो हर बॉल पे छक्के मारेगा। हाँ, वो बॉलर की आदत समझ जाएगा। पर अगर बॉलर अचानक अपनी पेस बदल दे या ओवर के बीच में अचानक एक गुगली डाल दे तो बैट्समैन चकमा खा जाएगा। उसका पूरा मेंटल एनर्जी इस बॉल को प्रिडिक्ट करने में वेस्ट होगा। इंसान का बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए। रूटीन सामने वाले को कंट्रोल का सेंस देता है। दैट मेक्स सो मच सेंस। चकमा देना जरूरी है, वरना लोग आपको रीड कर लेंगे। पर इस चकमे और आइसोलेशन में एक फाइन लाइन है। अथर्वा नियम कहता है कि खुद को बचाने के लिए किले मत बनाओ, यानी दुनिया से कटे रहना खतरनाक है। मतलब आइसोलेशन आपको एक इजी टारगेट बनाता है। जब आप एक फोर्ट्रेस में बंद होते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाती है। क्राउड के बीच रहना ज्यादा सेफ है, क्योंकि वहां से आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती रहती है। राइट, आइसोलेशन मेक्स यू ब्लाइंड। और क्राउड में रहकर 19वां नियम याद रखना चाहिए, सही इंसान को पहचानो, गलत इंसान से पंगा मत लो। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ वुल्व्स होते हैं जो लैम्स की स्किन में घूमते हैं। एक बार उन्हें ऑफेंड किया तो वो पूरी जिंदगी रिवेंज प्लान करेंगे। वाओ, चूज योर ओपोनेंट्स केयरफुली, यू कैन जस्ट फाइट एवरीवन। और किसी का पक्ष लेने के बारे में 20वां नियम क्या कहता है? किसी के साथ पूरी तरह कमिट मत करो, राइट? हाँ, जब दो पावरफुल ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हों और आप एक साइड ले लो तो आप दूसरे के दुश्मन बन जाते हो। पर जब आप अलूफ रहते हो, किसी को फुली कमिट नहीं करते, तो दोनों साइड्स आपसे फेवर मांगती हैं। आप मास्टर ऑफ द गेम बन जाते हो। That's a great position to be in. और इस पावर को मेंटेन करने के लिए 21वां नियम सिखाता है कि सामने वाले को खुद से ज्यादा स्मार्ट महसूस कराओ। जब सामने वाले का ईगो और वैनिटी सेटिस्फाई होती है तो वो आप पर कभी शक नहीं करेगा कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। और तब आप पर्दे के पीछे से अपना काम निकाल सकते हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताओ, क्या हो अगर आप एक्चुअली सच में वीक हो? तब 22वां नियम आता है, द सरेंडर टैक्टिक। अगर वीक हो तो बस अपनी ईगो के लिए मत लड़ो, सरेंडर करके वक्त मांग लो। इससे दुश्मन इरिटेट होगा, उसकी विक्ट्री का मजा खराब होगा और आपको वापस पावर इकट्ठा करने का टाइम मिल जाएगा। बेसिकली वीकनेस को एज अ वेपन यूज करना। सही पगा। और जब पावर वापस आ जाए तो 23वां नियम पर फोकस करो। अपनी पूरी ताकत एक जगह लगाओ। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। एक गहरा कुआं खोदना हमेशा ज्यादा फायदेमंद होता है बजाय 10 छोटे गड्ढों के। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक रिलायबल पावर सोर्स या पैटर्न ढूंढो और उस पर अपनी पूरी एनर्जी फोकस करो। और पावर के सर्कल्स में सर्वाइव करने के लिए 24वां नियम है कि परफेक्ट दरबारी बनो। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। पावर के आगे ग्रेसफुली झुकना और इनडायरेक्ट तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना एक बहुत डेलिकेट आर्ट है। और इस आर्ट के लिए 25वां नियम भी क्रूशल है ना। खुद की एक नई पहचान बनाओ, रिक्रिएट योरसेल्फ। सोसाइटी जो लिमिटेड बॉक्स या रोल आप पर थोपे, उसे कभी एक्सेप्ट मत करो। अपनी इमेज के मास्टर खुद बनो और अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखो। राइटर ने इस पॉइंट पर बहुत जोर दिया है। आपकी पब्लिक इमेज में एक ड्रामा, एक थिएट्रिकलिटी होनी चाहिए जिससे लोग मेस्मराइज रहें। और इस ड्रामा के पीछे 26वां नियम छुपा है, अपने हाथ हमेशा साफ रखो। जैसे पब्लिक फिगर्स करते, गलत, गंदे या अनपॉपुलर कामों के लिए हमेशा स्केपगोट्स का इस्तेमाल करो ताकि आपकी पब्लिक इमेज स्पॉटलेस और महान रहे। पर्दे के पीछे से स्ट्रिंग्स पुल करो और पब्लिक के सामने हीरो बने रहो। और 27वां नियम तो और भी डार्क है यार। लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर कल्ट जैसी फॉलोइंग बनाओ। पीपल डेस्परेटली वांट टू बिलीव इन समथिंग। उन्हें एक कॉज दो, वेग बट एक्साइटिंग प्रोमिसेस करो और उनकी रैशनैलिटी को उनके इमोशन से ओवरपावर कर दो। और जब लोग आपसे इमोशनल लेवल पर जुड़ जाएं, तब उनसे सैक्रिफाइसेस मांगो। इसके बाद जब एक्शन लेने का टाइम आए तो 28वां नियम अप्लाई करो। पूरे कॉन्फिडेंस और हिम्मत से मैदान में उतरो। इनटू एक्शन विद बोल्डनेस। हेजिटेशन और डर से सिर्फ डाउट्स बढ़ते हैं और खतरा आता है। अगर एक्शन लेने में मिस्टेक हो भी जाए तो बोल्डनेस और ऑडेसिटी से उसको ठीक किया जा सकता है।
टिमिड लोग पावर होल्ड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और जब भी कोई बोल्ड कदम उठाओ तो 29वां नियम याद रखो, शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी प्लानिंग करो। प्लान ऑल द वे टू द एंड। एक चेस प्लेयर की तरह अपना एंड गेम पहले से देख लो, ताकि कोई भी सडन ऑब्स्टिकल या कोई अनफॉरसीन कॉन्सिक्वेंस आपका रास्ता ना काट दे और ग्लोरी एंड में आपकी ही हो। और इस पूरी मेहनत को छुपाने का आर्ट है 23वां नियम। अपनी सफलताओं को ऐसे दिखाओ कि जैसे वो बिल्कुल एफर्टलेस हो। हाँ, रात दिन एक करके प्रैक्टिस और मेहनत करो, पर पब्लिक में ऐसे एक्ट करो जैसे ये तो बस आपका एक नेचुरल टैलेंट है। कभी किसी को अपनी ट्रिक्स या अपना पसीना मत दिखाओ, वरना मिस्टेक्स खत्म हो जाएगा। यही तो मैनिपुलेशन का इल्यूजन है। अब थोड़ा डीप चलते हैं 31वां नियम की तरफ। ऑप्शंस को ऐसे कंट्रोल करो कि सामने वाला वही चुने जो आप चाहते हो, जिसे इल्यूजन ऑफ चॉइस कहते हैं। सामने वाले को 2 ऑप्शंस दो, पर दोनों ही आपके फायदे में होने चाहिए। उन्हें लगेगा कि वो डिसीजन ले रहे हैं, पर एक्चुअली वो आपके पपेट होते हैं। दैट इज एक्सट्रीमली कनिंग। उनका दिमाग उनको ही ट्रैप कर रहा है। फिर 32वां नियम कहता है, लोगों की फैंटेसी के साथ खेलो, क्योंकि सच हमेशा कड़वा, बोरिंग और हार्श होता है। लोग रियलिटी से दूर भागते हैं। उन्हें एक ब्यूटीफुल इल्यूजन चाहिए होता है, जैसे डेजर्ट में किसी प्यासे को ओएसिस। जो इंसान उन्हें फैंटेसी दे सकता है, वो पावर होल्ड करता है। और हर इंसान चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिखे, उसकी एक वीकनेस जरूर होती है। यही 33वां नियम है। हर इंसान की वीकनेस यानी थंब स्क्रू पहचानो। ये वीकनेस कोई डीप इनसिक्योरिटी, कोई हिडन डिजायर या सीक्रेट प्लेजर हो सकती है। अच्छा, जैसे कोई ट्रिगर पॉइंट? एक बार वो साइकोलॉजिकल बटन मिल जाए तो आप उस इंसान को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। आज के टाइम पे मार्केटर्स और पॉलिटिशियंस बिल्कुल यही तो करते हैं। हमारी इनसिक्योरिटीज पे हिट करते हैं। एनीवे, 34वां नियम कहता है, राजा की तरह बर्ताव करो ताकि लोग वैसी ही इज्जत दें। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अगर आप सेल्फ वर्थ शो नहीं करोगे और कॉमन या वल्गर बर्ताव करोगे तो लोग आपको लाइटली लेंगे। जैसी आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, दुनिया आपकी वैसी रिस्पेक्ट देगी। इसके आगे 35वां नियम है कि सही वक्त को पहचानना सीखो। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी भी जल्दबाजी में मत दिखो, क्योंकि हरी में दिखना मतलब आपने कंट्रोल खो दिया है। ट्रू। पेशेंस दिखाओ और राइट मोमेंट यानी वक्त के बदलने का वेट करो। एब्सोल्युटली, टाइम इज एवरीथिंग। और जब कोई चीज कंट्रोल से बाहर हो तो 36वां नियम लगाओ। जो चीज आपको नहीं मिल सकती उसे इग्नोर करना ही सबसे अच्छा बदला है। किसी पेटी प्रॉब्लम या दुश्मन पर ध्यान देना उसको वैलिडेशन और पावर देता है। इग्नोरेंस एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है यहाँ। बिल्कुल। और जब वक्त सही हो तो 37वां नियम कहता है कि कमाल का स्पेक्टेकल या तमाशा खड़ा करो। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स। स्ट्राइकिंग विजुअल इमेजरी, ऑरा और ग्रैंड सिंबल्स लोगों की आंखों को डैजल कर देते हैं। वाओ, डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स। जब लोग उस स्पेक्टेकल में उलझे होते हैं तब वो नहीं देख पाते कि आप एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या कर रहे हो। ये तो पूरा विजुअल डिस्ट्रैक्शन है यार। पर सोसाइटी में इंटरैक्ट करते वक्त 38वां नियम जरूरी है। सोचो सबसे अलग, पर बर्ताव सबके जैसा करो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर आप हर जगह अपने अनऑर्थोडॉक्स और अजीब आइडियाज ओपनली फ्लॉन्ट करोगे तो लोग आपसे रिलेट नहीं करेंगे। वो आपको आइसोलेट कर देंगे या पनिश करेंगे। सो मेंटली इंडिपेंडेंट रहो, पर फिजिकली भेड़ चाल का हिस्सा दिखो। मतलब अपने ओरिजिनल थॉट्स सिर्फ उनके साथ शेयर करो जो उन्हें समझ सकें। 39वां नियम इस मैनिपुलेशन का अगला हिस्सा है। मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल करो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। मीनिंग? अपने दुश्मन को गुस्सा दिलाओ, उसे प्रोवोक करो ताकि वो इरैशनल हो जाए, पर खुद हमेशा काम और सेंटर्ड रहो। एंगर अगर स्ट्रेटेजिकली यूज ना हो तो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होती है। जब वो गुस्से में कंट्रोल खोएगा तभी आप अटैक कर सकते हो। और 40वां नियम, फ्री लंच से बचो। डिस्पाइज द फ्री लंच। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है यार। जो चीज फ्री मिलती है उसमें हमेशा हिडन स्ट्रिंग्स, कोई मोटिव या कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। सही पकड़ा। वैल्यू हमेशा उसकी होती है जिसके लिए आप अपने रिसोर्सेज पे करते हो, क्योंकि तभी आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हो। सही कहा। अब हम आखिरी 8 नियमों पर आते हैं जो पावर को टॉप पर मेंटेन करने के बारे में है। 41वां नियम है, किसी महान इंसान की जगह लेने से बचो। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। क्यों? अगर चांस मिल रहा है तो लेना चाहिए ना। अगर आपका प्रेडेसेसर या आपके पेरेंट बहुत फेमस और सक्सेसफुल थे तो सोसाइटी आपसे डबल उम्मीद रखती है।
आपको उनकी शैडो से निकलने के लिए एक नया रास्ता, एक नई आइडेंटिटी बनानी ही पड़ेगी। मेक योर ओन लेन, वरना कंपैरिजन में ही खत्म हो जाओगे। और अगर किसी बड़ी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में आपसे बगावत हो रही हो तो 42वां नियम यूज करो, लीडर को मारो, भेड़ें अपने आप भाग जाएंगी। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। हर प्रॉब्लम, हर ग्रुप रेजिस्टेंस की जड़ कोई एक इंडिविजुअल या एजिटेटर होता है। उस अकेले इंसान को आइसोलेट करो या हटा दो, बाकी ग्रुप अपने आप शांत हो जाएगा। बिल्कुल, पर हमेशा डंडा नहीं चलता, इसलिए 43वां नियम आता है, लोगों के दिलों और दिमाग पर काम करो। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। सिर्फ जबरदस्ती या कोशन से हमेशा एक दिन बैकलैश आता है। आपको लोगों की इमोशनल साइकोलॉजी समझकर उन्हें सिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि वो खुद आपके साथ जुड़ना चाहें। उनकी होप्स और फियर्स पर प्ले करो, साइकोलॉजिकल सिडक्शन। और 46वां नियम, मिरर इफेक्ट का इस्तेमाल करके सामने वाले को निहत्था करो। जब आप एग्जैक्टली वैसा बर्ताव करते हो जैसा सामने वाला कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपकी असल स्ट्रैटेजी को डिकोड ही नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेशन में आकर ओवर रिएक्ट कर बैठते हैं। मिरर इफेक्ट सामने वाले की खुद की खामियां रिफ्लेक्ट करता है, जो उन्हें अंदर से हिला देता है। फिर 45वां नियम है कि बदलाव की बात करो, पर एकदम से बहुत ज्यादा बदलाव मत करो। लोग इनहेरेंटली आदत और ट्रेडिशन से बंधे होते हैं। अचानक और ड्रास्टिक बदलाव उन्हें ट्रॉमा दे सकता है और रिबेलियन ट्रिगर कर सकता है। हाँ, मतलब पब्लिक में दिखाओ कि आप पुराने तरीकों और ट्रेडिशंस की बहुत इज्जत करते हो और किसी भी नए चेंज को बस एक जेंटल इंप्रूवमेंट की तरह पेश करो। और 46वां नियम, कभी भी एकदम परफेक्ट मत दिखो। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। यही सबसे जरूरी है, क्योंकि पहले नियम में हमने जेलसी की बात की थी। एनवी साइलेंट और डेडली एनिमीज क्रिएट करती है। थोड़े बहुत हार्मलेस फ्लॉज या गलतियां दिखाते रहना चाहिए ताकि लोग आपसे रिलेट कर सके और उनका ईगो हर्ट ना हो। गॉड्स और डेड लोग ही परफेक्ट हो सकते हैं, लिविंग बीइंग्स नहीं। अब जब आपने सब अचीव कर लिया तो 47वां नियम आता है, जीत मिलने के बाद रुकना सीखो, हद से आगे मत बढ़ो। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। ओहो, ये तो बहुत टेम्पटिंग होता होगा आगे बढ़ना। अक्सर जीत के नशे में एरोगेंस आ जाती है और हम ग्रीड में आकर अपने गोल से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि तब पुरानी स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होती और नए दुश्मन पैदा हो जाते हैं। केयरफुल प्लानिंग के आगे रुकना आना चाहिए। वाओ, जहां मोमेंटम पीक पे हो वहीं ग्रेसफुली ब्रेक लगाओ ताकि ओवर एक्सटेंड ना हो जाओ। और आखिरी 48वां नियम, पानी की तरह फॉर्मलेस रहो। अज्यूम फॉर्मलेसनेस। कोई भी एक फिक्स्ड शेप या सिस्टम मत लो जिसको दुश्मन समझकर इजीली टारगेट कर सके। हमेशा अडेप्टेबल और फ्लूइड रहो। मतलब इस अनसर्टन दुनिया में कुछ भी परमानेंटली फिक्स नहीं है। इसलिए रिजिड रूल्स या फोर्ट्रेसेस पे डिपेंड करने के बजाय नए सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से खुद को ढालना ही सबसे बड़ा डिफेंस है। फॉर्मलेसनेस मेक्स यू इम्पेनेट्रेबल। व्हाट अ प्रोफाउंड जर्नी यार। इंसान के दिमाग और बिहेवियर के इतने डार्क, इतने डीपली कैलकुलेटेड और इतने रॉ पहलू हैं। पूरा दिमाग हिल गया है इन सारे 48 रूल्स को अनपैक करते करते। दुनिया को देखने का लेंस ही बदल गया है। सच में, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। बट ब्रिंगिंग इट ऑल बैक टू रियलिटी ना, हम यहाँ इस कैफे में बैठे हैं, आसपास अभी भी वही लोग हैं और हमारी चाय भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। तो एक प्रैक्टिकल सवाल, इन सारे रूल्स को इतनी गहराई से समझने के बाद कल सुबह जब दिन शुरू होगा तो अपनी पर्सनल लाइफ में वो एक बड़ा बदलाव क्या लाने वाले हो तुम? दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मेरे हिसाब से मैं चौथे नियम पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट करूंगा, जरूरत से कम बोलना। कई बार कॉन्वर्सेशंस में, स्पेशली ऑफिस में या जब हम पैशनेट होते हैं, हम बिना सोचे ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं। कल से मैं हर इंपॉर्टेंट डिस्कशन में पहले पॉज लेना सीखूंगा, अपने थॉट्स को थोड़ा फिल्टर करके और बैकग्राउंड में रहकर साइलेंस की उस पावर को एक्चुअली ऑब्जर्व करूंगा। व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए डेफिनेटली 25वां नियम होने वाला है, रिक्रिएट योरसेल्फ। मैं अब अनलिमिटेड रोल्स या लेबल्स को डिफॉल्ट तरीके से एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो लोग या फैमिली मुझ पर एक्सपेक्ट करती हैं। अपनी आइडेंटिटी और अपना एक बोल्ड नैरेटिव मैं खुद डिजाइन करूंगी। सुबह उठ के सबसे पहले मिरर में देखकर खुद को यही याद दिलाऊंगी कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। वैसे अब तो लगता है नेक्स्ट टाइम जब इस कैफे में आएंगे तो आसपास के लोगों की आम बातें, उनका कैजुअल बॉडी लैंग्वेज भी किसी सीक्रेट मास्टर स्ट्रैटेजी जैसा लगेगा। साइकोलॉजी और पावर डायनामिक्स का चश्मा लगाने के बाद आसपास का नजारा सच में बदल जाता है।
हम इनोसेंट एक्शंस के पीछे की इंटेंशंस देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। सच में आई ओपनिंग था सब कुछ। पर अब हमारे लिसनर को भी थोड़ा वक्त चाहिए होगा इन डार्क रियलिटीज को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने के लिए और अपनी लाइफ में एनालाइज करने के लिए। इस आज की पॉडकास्ट से विदा लेते हैं।